Hello student, welcome to my class. Today I am going to take class 12 geography. The book name is Fundamental of Human Geography. It is chapter 10 and name of the chapter is Human Settlement. And this is the last chapter of this book. So let's proceed. तो सबसे पहले इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे ह्यूमन सेटलमेंट के डेफिनेशन के साथ। तो ह्यूमन सेटलमेंट क्या होता है? ह्यूमन सेटलमेंट वो प्लेस होता है जहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन मिल करके अपने हाउसेस बना करके उस जगह पे सेटल हो जाते हैं, वहाँ पे इनहैबिट करने लगते हैं, वहाँ पे रहने लगते हैं। तो उस जगह को कहा जाता है ह्यूमन सेटलमेंट। ये आपका ह्यूमन बींग्स का रिलेशन एनवायरनमेंट के साथ बताता है। ये टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी। टेम्परेरी वो सेटलमेंट होता है जहाँ पे आप कुछ समय के लिए रहने जाते हो, और परमानेंट वो सेटलमेंट होता है जहाँ आप परमानेंटली रहते हो। तो आप जानते हो कि सेटलमेंट दो तरीके के होते हैं, रूरल और अर्बन। तो हम देख लेते हैं रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट के बीच क्या डिफरेंस। तो रूरल सेटलमेंट जनरली वो सेटलमेंट होती है जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो, क्योंकि जनरली आप किसी भी एरिया का कंपेयर करोगे पॉपुलेशन रूरल एरिया का एंड अर्बन एरिया का, तो रूरल सेटलमेंट में आपको पॉपुलेशन कम दिखेगा और दूसरी तरफ अर्बन सेटलमेंट में आपको उसका पॉपुलेशन ज़्यादा दिखेगा। मगर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ये यूनिवर्सल क्राइटेरिया नहीं है। आप किसी एरिया का एग्जैक्टली पॉपुलेशन देख के नहीं कह सकते हो कि ये विलेज है या सिटी है, क्योंकि कई विलेज अपनी इंडिया और चाइना जैसे पॉपुलेटेड कंट्रीज में ऐसे कई विलेज दिख जाएंगे जहाँ का पॉपुलेशन डेवलप कंट्रीज के छोटे छोटे डेवलप कंट्रीज के सिटीज एंड टाउन्स के पॉपुलेशन के बराबर हो जाता है। तो आप एग्जैक्टली पॉपुलेशन के बेसिस पे नहीं कह सकते हो कि ये आपका सिटी है या टाउन है, रूरल है या अर्बन है। बट जनरली रूरल सेटलमेंट का पॉपुलेशन उस प्लेस में कम होता है और उसके अर्बन प्लेस में उसका पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा होता है। अब हम सेकेंड डिफरेंस देखेंगे आपका रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट में। तो मोस्टली आपके रूरल सेटलमेंट में रहने वाले लोग प्राइमरी ऑक्यूपेशन करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग एटसेट्रा। और अर्बन सेटलमेंट में रहने वाले लोग जनरली आपके सेकेंडरी और टेरिशरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। मगर इसमें भी एक एक्सेप्शन है। इसमें ये एक्सेप्शन है कि एडवांस कंट्री में कई लोग आपको ऐसे दिख जाएंगे जो काम करने के लिए तो अर्बन एरिया में जाते हैं पर रहने के लिए वापस रूरल एरिया में आ जाते हैं, क्योंकि रूरल एरिया थोड़ा सा पीसफुल और हेल्दी होता है। जो थर्ड डिफरेंस है आपके रूरल एंड अर्बन एरिया में, वो ये कि आपका जनरली जो फंक्शंस एंड फैसिलिटी है वो रूरल एरिया में कंपैरेटिवली कम होता है और अर्बन एरिया में वही फंक्शन एंड फैसिलिटी आपकी ज़्यादा होती है। मगर हाँ, इसमें भी एक एक्सेप्शन है। कई बार आपको जैसे कि एडवांस कंट्रीज है उसके गांव में ऐसी ऐसी फैसिलिटीज और ऐसे ऐसे फंक्शंस मिलते हैं जो कि आपको डेवलपिंग कंट्रीज के सिटीज एंड टाउन्स में मिलते हैं, क्योंकि वो इतनी एडवांस हो गई हैं कि वो अपने विलेज लेवल पर भी ऐसी फैसिलिटी दे सकती हैं। तो इसमें भी एक एक्सेप्शन है, मगर जनरली आपका रूरल एरिया का फंक्शन एंड फैसिलिटी थोड़ा कम और अर्बन एरिया का फंक्शन एंड फैसिलिटी ज़्यादा होता है। अब हम देखेंगे कि किस बेसिस पे आप कह सकते हो कि ये अर्बन एरिया है। तो अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस आपका अर्बन एरिया वो एरिया कहा जाता है जहाँ पे आपकी म्यूनिसिपैलिटी हो, कोई कॉर्पोरेशन हो या फिर कैंटोनमेंट हो, बोर्ड हो या नोटिफाइड टाउन हो। तो इस तरह का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो तो उस एरिया को अर्बन एरिया कहा जा सकता है। दूसरा, वहाँ का पॉपुलेशन कम से कम 5000 या 5000 से ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा, वहाँ पे जो वर्कर्स जो मेल्स हैं वो ज़्यादातर वर्क किस में करनी चाहिए? वो मेल आपके ज़्यादातर वर्क आपका नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में करना चाहिए, यानी कि एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए उनका। वो 75% मेल जो आपके वर्कर्स हैं वो ज़्यादातर आपके नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में होंगे, तभी वो अर्बन एरिया कहलाएगा। एंड फोर्थ क्राइटेरिया इज कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन उस एरिया की 400% पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा की होनी चाहिए। 400 पर स्क्वायर किलोमीटर के जितना होनी चाहिए या 400 पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी जब ये 4 के 4 क्राइटेरिया सेटिस्फाइड होंगे तभी आप उस एरिया को अर्बन एरिया कह सकते हो।
नाउ अब हम देखेंगे टाइप्स और पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट। तो कितने पैटर्न्स होते हैं सेटलमेंट के? 2 पैटर्न होते हैं, एक होता है कॉम्पैक्ट एंड न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट और एक होता है आपका डिस्पर्स सेटलमेंट। तो कॉम्पैक्ट एंड न्यूक्लिएट एंड डिस्पर्स सेटलमेंट में क्या डिफरेंस है? कॉम्पैक्ट एंड न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट में जो हाउसेस होती हैं वो एक दूसरे के क्लोज होती हैं, एक दूसरे के पास होती है। जैसे मोस्टली वो इस एरिया में होती है जहाँ पे रिवर हो या फिर फर्टाइल लैंड हो, क्योंकि रिवर एरिया और फर्टाइल लैंड का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आके सेटल हो जाते हैं। तो आपका कॉम्पैक्ट एंड न्यूक्लिएटेड एरिया में बहुत सारे लोग आपको एक जगह पे रहते हुए दिखेंगे, मगर डिस्पर्स सेटलमेंट में आपको दूसरी तरफ पॉपुलेशन थोड़ा कम दिखेगा और हाउसेस आपको दूर दूर, एक दूसरे से काफी दूर दूर सेटल होते हुए दिखेंगी। जैसे आप फिगर में देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। तो देख सकते हो आप न्यूक्लिएटेड एंड डिस्पर्स। न्यूक्लिएटेड में क्या है, हाउसेस बिल्कुल पास सेटल है, तो जब पास घर बनी रहती है तो वो न्यूक्लिएटेड है, और जब दूर दूर बनी रहती है तो वो है आपकी डिस्पर्स्ड। अब हम देखेंगे कि रूरल सेटलमेंट जो है आपकी वो क्लोजली किससे क्या काम करती है। वो मोस्टली आपकी प्राइमरी एक्टिविटी करती है। रूरल सेटलमेंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हम जब रूरल एंड अर्बन का डिफरेंस देख रहे थे तो हमने देख लिया था कि वो प्राइमरी एक्टिविटी ज़्यादा करती है, पॉपुलेशन थोड़ा कम होता है, फंक्शन एंड फैसिलिटी कम होती है वहाँ पे। मगर इसके और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रूरल सेटलमेंट को डिसाइड करते हैं, जो रूरल सेटलमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो वो हम देख लेंगे एक एक करके। एक है वाटर सप्लाई। तो वाटर सप्लाई जो है वो जनरली आपका रूरल एरिया में आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि देखिए वाटर सप्लाई तो किसी भी एरिया का सेटलमेंट डिसाइड कर सकता है, क्योंकि वाटर सप्लाई बहुत जरूरी होता है डे टू डे एक्टिविटी के लिए, क्योंकि रूरल एरिया में वाटर आपको दोनों चीज के लिए चाहिए, आपको डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी चाहिए और आपको इरिगेशन पर्पस के लिए भी चाहिए। तो आप सबसे पहले वाटर सप्लाई देखोगे, वाटर सप्लाई डेफिनेटली आपका सेटलमेंट डिसाइड करेगा। लैंड भी आपका डिसाइड करता है सेटलमेंट, क्योंकि देखो लैंड आपको रूरल सेटलमेंट में लैंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो प्लेन एरिया और फर्टाइल एरिया चाहिए आपको एग्रीकल्चर करने के लिए। आपको नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है तो आप माउंटेन एंड हिली एरिया में रहना पसंद करोगे, मगर मोस्टली एग्रीकल्चरल आपका मेन ऑक्यूपेशन होता है विलेज का, तो डेफिनेटलैंड वो प्लेन एरिया को प्रीफर करेंगे, स्पेशली फर्टाइल लैंड को, ताकि ज़्यादा अच्छा से एग्रीकल्चर कर सके। अपलैंड भी डिसाइड करता है आपका सेटलमेंट। अपलैंड क्या होता है, थोड़ा सा हाइट पे, ठीक है, तो हाइट पे बनती है घरें। क्यों बनती है, स्टिल्ट हाउस क्यों बनता है? इसलिए बनता है, देखो कहीं किसी जगह पे फ्लड आती है तो फ्लड में क्या होता है, डर होता है कि पानी घर में घुस जाएगा, तो उसको थोड़ा सा आप अपलैंड में थोड़े ऊपर में बनाते हो ताकि वाटर आपका एंटर ना करे घरों में। तो ये अपलैंड एरिया में घर बनाओगे, ड्राई एरिया में घर बनाओगे क्योंकि फ्लड ना आए उस एरिया में, और आप ऊपर इसलिए भी घर बनाते हो ताकि कुछ इंसेक्ट्स या रेप्टाइल्स जैसे स्नेक ने आपके घर के अंदर ना घुसे। बिल्डिंग मटेरियल भी अफेक्ट करती है वहां की सेटलमेंट को, क्योंकि वहां पे जैसी बिल्डिंग मटेरियल मिलेगी उसी टाइप से घर बनेगा। जैसे अगर आप फॉरेस्ट में घर बना रहे हो तो आप वुड यूज करोगे। आप चाइना की लुइस एरिया में घर बनाते हो तो वहां पे केव ड्वेलिंग बहुत कॉमन है। और आपका सवाना जो ग्रासलैंड है अफ्रीका का, वहां पे आपका ब्रिक यूज किया जाता है सेटलमेंट बनाने के लिए। और पोलर रीजन में एस्किमो बनते हैं, बर्फ के घर बनते हैं। डिफेंस भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सेटलमेंट डिसाइड करने के लिए। जिस भी जगह पर आप घर बनाओगे आप देखोगे कि वो थोड़ा सा पीसफुल हो, सेफ हो, वहां पे वार ना होता हो, वहां पे थोड़ा सा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कम हो, तब आप डेफिनेटली प्रेफर करोगे वहां घर बनाने के लिए। डिफेंस के लिए ही हमारे इंडिया में पहले फोर्ट्स बनाए जाते थे, किले बनाए जाते थे रक्षा के लिए। और जैसे नाइजीरिया में आइसलबर्ग हिल में सेटलमेंट बनाया जाता था। आइसलबर्ग हिल क्या होता था, आइसोलेटेड हिल, जो कि मतलब बिल्कुल सेपरेट हिल के ऊपर जाके घर बनाते थे सेफ्टी के लिए। तो सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, डिफेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है आपके सेटलमेंट को डिसाइड करने के लिए। अब ये है प्लांट सेटलमेंट। प्लांट सेटलमेंट क्या होता है, देखो हम हर जगह अपने पसंद से जाके सेटल नहीं होते, कभी कभी प्लांट सेटलमेंट गवर्नमेंट करवाती है। गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसी बनाती है कि किसी जगह पे लोग जाकर के रहने लगते हैं, तो गवर्नमेंट के स्टेप्स भी आपका सेटलमेंट डिसाइड कर सकता है। जैसे इंदिरा गांधी कैनाल, पहले आपके राजस्थान के उस एरिया में जहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल लाया गया, वहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन था, ना के बराबर लोग नहीं रहते थे, क्योंकि वहाँ पे पानी की फैसिलिटी नहीं थी। मगर जब इंदिरा गांधी कैनाल आ गया और वहाँ पे पानी आ गया, पानी से खेती आ गई, तो लोग वहाँ जाके सेटल्ड हो गए। तो ये किस तरह का सेटलमेंट हुआ,
प्लान्ड सेटलमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा प्लान किया हुआ सेटलमेंट था ये। वैसे ही आपका इथोपिया में विलेजिएशन का स्कीम चलाया गया था वहां पे सेटलमेंट लाने के लिए। अब हम रूरल सेटलमेंट के पैटर्न देखेंगे। कई बेसिस पे आप रूरल सेटलमेंट डिसाइड कर सकते हो, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि किस तरह का सेटलमेंट है विलेज का। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग कई तरह के विलेज होते हैं। कोई विलेज जहाँ जो प्लेन में बना है उसको प्लेन विलेज कहोगे, कोई प्लेटू में बना है तो उसको प्लेटू विलेज कहोगे, कोई कोस्टल एरिया में बना है तो कोस्टल विलेज, और फॉरेस्ट में बना है तो फॉरेस्ट विलेज, डेजर्ट में बना है तो डेजर्ट विलेज। तो इस तरह से जहां पे विलेज है, सेटिंग जहां पे है विलेज की, उस बेसिस पे वो विलेज का टाइप बन जाएगा। दूसरा क्या बेसिस है जिस बेसिस पे आप विलेज को डिवाइड कर सकते हो, वो है आपका वहां का फंक्शन, किस तरह का फंक्शन करता है वो उस जगह का विलेज। अगर वो फार्मिंग एक्टिविटी कर रहा है तो वो फार्मिंग विलेज है। अगर वो वहां के लोग फिशरमैन है, फिशिंग का काम कर रहे हैं तो वो फिशरमैन विलेज है। कहीं का अगर विलेज आपका जैसे कि लंबर जैक का काम करता है। लंबर जैक क्या होता है, वो लकड़ियों को काटना, उनको ढोना, उनको ले जाना, तो वो लंबर जैक विलेज है। और अगर वहाँ के लोग मतलब कि पैस्टोरलिज्म करते हैं, जैसे कि मतलब जानवरों को रखते हैं, उनको घास चराते हैं, तो वो पैस्टोरल विलेज है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के बेसिस पे भी आप विलेज को डिवाइड कर सकते हो। अब थर्ड बेसिस अब विलेज को डिवाइड करने का है, वो किस तरह का पैटर्न, किस तरह का शेप फॉर्म कर रहा है। तो कई शेप फॉर्म करते हैं। विलेज किस तरह से सेटल हुई ना, वो कुछ ना कुछ ज्योमेट्रिकल शेप बनाते हैं। या तो वो लीनियर होंगे, या रेक्टेंगुलर होंगे, या डबल होंगे, या सर्कुलर होंगे, स्टार शेप होगा। तो किस तरह का वो शेप बना रहा है, उस तरह का वो वहां का विलेज कहला सकता है। जैसे कि आपका लीनियर पैटर्न विलेज होता है। लीनियर पैटर्न सेटलमेंट में क्या होता है, लीनियर पैटर्न में क्या होता है, देखो एक रिवर बीचों बीच से जा रही है, या एक लंबी रोड जा रही है, या एक कैनाल जा रहा है, या एक रेलवे लाइन जा रही है, कुछ भी एक लंबा सा जा रहा है, और उसके आजू बाजू जब सेटलमेंट हो जाता है ना, तो उसको कहते हैं लीनियर सेटलमेंट। और रेक्टेंगुलर पैटर्न सेटलमेंट क्या होता है, जब दो रोड एक दूसरे को क्रॉस करती है रेक्टेंगुलर शेप में और या राइट एंगल शेप में, तो मतलब एक दूसरे को राइट एंगल में क्रॉस करके एक रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाती है। और उसी राइट एंगल में जब रोड क्रॉस करती है एक दूसरे को, उसके आजू बाजू सेटलमेंट हो जाता है, तो उसको कहा जाता है रेक्टेंगुलर पैटर्न। ये जनरली आपको प्लेन एरिया में या माउंटेन के वैली एरिया में मिल जाएगा देखने को। एक होता है सर्कुलर पैटर्न सेटलमेंट। सर्कुलर पैटर्न सेटलमेंट क्या होता है, इसमें क्या होता है, बीचों बीच ना एक वाटर बॉडीज होती है, या तो रिवर, या तो लेक, या तो फिर आपका कोई टैंक। तो इस तरह की कुछ वाटर बॉडी होती है और उसके आसपास लोग आके सेटल हो जाते हैं, तो वो कहा जाता है उसको का आपका सर्कुलर सेटलमेंट। जनरली कभी कभी प्लान करके भी सर्कुलर सेटलमेंट बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है कि देखो वो गाँव में ना लोग जानवर रखते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स। तो डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे गाय वाय रखते हैं, तो ये डोमेस्टिक एनिमल्स को खतरा होता है वाइल्ड एनिमल्स से। तो ये लोग क्या करते हैं, प्लान करके बीच का जो एरिया होता है, सर्किल का एरिया, उसको खाली रखेंगे। उस एरिया में वो अपने जानवर को बांधेंगे, वहां पे जानवर को रखेंगे, ताकि उनके जानवर थोड़े से सेफ रहे उस जगह पे। तो इसको कहा जाता है आपका सर्कुलर सेटलमेंट, जब बीच का एरिया खाली होता है। एक होता है स्टार लाइक पैटर्न। स्टार लाइक पैटर्न क्या होता है, जब डिफरेंट डिफरेंट रोड आकर के ना, हर डायरेक्शन से रोड आकर के एक दूसरे को कन्वर्ज करने लगती है और उसके आजू बाजू सेटलमेंट हो जाता है, तो वो कहलाता है आपका स्टार लाइक पैटर्न सेटलमेंट। आपका नेक्स्ट होता है टी शेप्ड सेटलमेंट, या वाई शेप्ड सेटलमेंट, या क्रॉस शेप्ड सेटलमेंट, या क्रूसीफॉर्म सेटलमेंट। तो ये क्या होता है, ये ट्राई जंक्शन रोड होते हैं। तीन रोडें होती हैं, दो रोड एक दूसरे से कन्वर्ज की, तीसरे आके उससे जुड़ गई, तो ये हो जाता है आपका ट्राई जंक्शन सेटलमेंट। इसमें क्या हो जाती है कि इसके आजू बाजू तीनों रोड के कन्वर्जन के आजू बाजू आपका घर सेटलमेंट हो जाता है, घर का सेटलमेंट। एक होता है डबल विलेज सेटलमेंट। डबल विलेज सेटलमेंट में क्या होता है कि देखो एक कोई रिवर जा रही है, या कोई ब्रिज उस पे बना हुआ है, या फेरी बनी हुई, उसके रिवर के इस साइड भी गांव है और रिवर के उस साइड भी गांव है। मतलब ब्रिज के इस साइड भी गांव है, ब्रिज के उस साइड भी गांव है। और कभी मतलब दोनों ही साइड एक दूसरे के पास जा सकता है, आ सकता है। यानी कि कभी विलेज से का रिवर क्रॉस करके विलेज के उस साइड जा रहे हैं, कभी उस साइड से क्रॉस करके इस साइड आ रहे हैं, तब वो आपका कहलाता है डबल विलेज सेटलमेंट। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस विद द फिगर बेटर। देखो आप फिगर में देख सकते हो। फर्स्ट आप देख सकते हो
लीनियर सेटलमेंट आपको दिखाया गया है। लीनियर सेटलमेंट में क्या दिखाया गया है, देखो एक बीच से आपका रिवर जा रहा है या आप समझ लो ये रिवर है या रोड है या रेलवे लाइन है, जो भी समझ लो, उसके आजू बाजू देखो सेटलमेंट है, तो इसको कहा जाता है लीनियर सेटलमेंट। सेकेंड आपका लिखा है क्रॉस शेप, पर ये आपका रेक्टेंगुलर शेप का भी सेटलमेंट माना जा सकता है। जैसे कि आपका दो रोड एक दूसरे को क्रॉस राइट एंगल में कर रहा है और उसके आजू बाजू आपका सेटलमेंट है। स्टार शेप सेटलमेंट में आप देख सकते हो हर डायरेक्शन से आपकी रोड आ रही है, उसके आजू बाजू आपका सेटलमेंट है। और टी शेप सेटलमेंट आप देख सकते हो दो रोड आपकी जुड़ रही है और तीसरी उससे आके दो रोड आपकी कन्वर्ज हुई, तीसरी जाके उससे जुड़ गई, तीनों रोड जुड़ गई हैं एक दूसरे से, ट्राई जंक्शन है और सब जगह आपका सेटलमेंट हो गया। तो ये आपका टी शेप सेटलमेंट या वाई शेप सेटलमेंट, कुछ भी कह लो आप, ये बन गया आपका सेटलमेंट। और आपका नेक्स्ट है सर्कुलर सेटलमेंट। देख सकते हो बीच का एरिया आपका खाली है, तो ये जनरली बीच का एरिया खाली है, या तो कोई वाटर बॉडीज होगी यहाँ पे, या फिर उसको खाली रखा गया है एनिमल्स रखने के लिए, और उसके आजू बाजू सेटलमेंट है, तो ये सर्कुलर शेप सेटलमेंट कहलाता है। और डबल विलेज सेटलमेंट आप देख सकते हो कि एक रिवर है, उस पे से ब्रिज है, और रिवर से आप इस साइड भी आ सकते हो उस साइड भी आ सकते हो, मतलब बोट फैसिलिटी उसकी रहती है। आप विलेज के डबल विलेज है यहाँ पे, एक रिवर के इस साइड भी विलेज और उस साइड भी विलेज, और आप विलेज को क्रॉस करके इस साइड और उस साइड जा सकते हो, तो इसको कहा जाता है डबल विलेज सेटलमेंट। तो ये आपका वेरियस टाइप्स ऑफ सेटलमेंट हुआ रूरल का। अब हम प्रॉब्लम ऑफ रूरल डेवलपमेंट देखेंगे। क्या रूरल जो सेटलमेंट है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। एक तो वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम रहता है रूरल सेटलमेंट में, आपका वहाँ पे ज़्यादातर पानी के लिए आप क्या रेन और रिवर पे डिपेंड होते हो, जो कि कभी कभी दगा दे जाती है, तो ये प्रॉब्लम ऑफ वाटर तो रहेगा आपका रूरल सेटलमेंट में। प्लस वहाँ पे वाटर प्रोन डिसीजेस भी बहुत सुनने को मिलती है कि वाटर से रिलेटेड डिसीज, साफ पानी मिलता नहीं है तो वाटर प्रोन डिसीजेस बहुत कॉमन सुनने को मिलती है। तीसरा वहाँ पे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी थोड़ी सी कम है, और आपको वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी भी कम दिखेगी, जैसे एजुकेशन हेल्थ ये सब कम है वहाँ पे। और आपका डिफेंस प्रॉब्लम भी देखो गाँव में है। डिफेंस प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि वहाँ पे डकैती रॉबरी ये सब सुनने को ज़्यादा मिलती है। और आपका वहाँ पे ड्रॉट का प्रॉब्लम, फ्लड का प्रॉब्लम ज़्यादा आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि खेती का एरिया है तो सूखा पड़ना और बाढ़ आना का प्रॉब्लम बहुत सीवियर प्रॉब्लम माना जाता है वहाँ पे। वहाँ पे आपको टॉयलेट फैसिलिटी भी थोड़ी सी कम दिखेगी। आज भी गांव में बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि जहाँ पे ठीक से टॉयलेट फैसिलिटी डेवलप नहीं हुई है। गवर्नमेंट वर्क कर रहा है इस पर और जल्दी शायद इसे दूर कर दे, मगर टॉयलेट फैसिलिटीज की प्रॉब्लम भी गांव में है। गार्बेज डिस्पोजल की प्रॉब्लम है वहाँ पे कि कहाँ पे कचरा डाला जाए, वो कुछ मतलब सिस्टमैटिक तरीका नहीं है गार्बेज डिस्पोजल का गाँव में। और उसके बाद वहाँ पे जो हाउसेस होते हैं वो कच्चा हाउसेस होते हैं, तो वो जनरली आपकी रेन में फ्लड में खराब हो जाते हैं और फिर उनको हर साल रिपेयर करने का भी प्रॉब्लम आता है। और वहाँ पे आपकी जो हाउसेस बनती है उसमें वेंटिलेशन का एक्चुअली ध्यान नहीं रखा जाता। वैसे तो गांव खुला खुला रहता है, हवाएं आती हैं चारों तरफ से, मगर वेंटिलेशन फैसिलिटीज को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है गाँव के हाउसेस में। अर्बन सेटलमेंट के बारे में अब हम पढ़ेंगे, जो कि डे बाय डे बढ़ रहा है। और 1810 में लंदन पहली सिटी बन गई जिसने 1 मिलियन का पॉपुलेशन सिटीज में अचीव कर लिया। आज 2001 के डेटा के हिसाब से 48% लोग आपके शहरों में रहते हैं, और 1982 में 175 सिटीज ऐसी थी जो 1 मिलियन का पॉपुलेशन पा चुकी थी, और 1800 में अर्बन एरिया में रहने वाले लोग केवल 3% थे, जो कि अब बढ़ के 48% 2001 के डेटा के हिसाब से हो गए हैं। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट पढ़ेंगे कि किस तरह से आप कह सकते हो कि ये अर्बन सेटलमेंट है कि ये रूरल सेटलमेंट है। तो कौन सी क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। एक तो होता है पॉपुलेशन, वर्ल्ड में पॉपुलेशन देखकर भी आप डिसाइड करते हो कि वो रूरल एरिया है कि अर्बन एरिया है। हालांकि ये यूनिवर्सल क्राइटेरिया नहीं है, मगर मोस्ट ऑफ द कंट्री इसको फॉलो करती है। जैसे कि हर कंट्री का कट ऑफ फिगर अलग अलग है कि कितना पॉपुलेशन होना चाहिए कि जिससे आप कह सकते हो कि अर्बन एरिया है। ये हर कंट्री का अलग अलग व्यू पॉइंट है इसमें। जैसे कि कोलंबिया कहती है कि 1500 लोग हैं तो वो अर्बन एरिया है। अर्जेंटीना पुर्तगाल कहती है कि 2000 लोग हैं तो वो अर्बन एरिया है।
यूएसए एंड थाईलैंड कहता है कि 2500 लोग हैं तो वो अर्बन एरिया है। जापान कहता है कि 3000 लोग हैं तो वो अर्बन एरिया है। मगर हमारा 1991 का सेंसस जो इंडिया का है वो कहता है कि अगर 5000 लोग एक एरिया में हैं तो वो अर्बन एरिया है। तो आपका कट ऑफ फिगर क्या है, डिफरेंट है दूसरे कंट्री में, और ये उस कंट्री की डेंसिटी से डिसाइड होता है कि मतलब उस कंट्री का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, कितने लोग रहते हैं उस कंट्री में एरिया वाइज। तो उस बेसिस पे आप डिसाइड करते हो उसका कट ऑफ फिगर। कुछ किसी कंट्री में तो काफी कम है, जैसे कि डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड जैसी कंट्री में 250% में ही लोग मान लेते हैं कि ये सिटी है। और आपका आइसलैंड में 300 लोग अगर वहां पे हैं तो वो सिटी मानी जाती है। और आपका कनाडा एंड वेनेजुएला में 1000% अगर उस जगह पे रह रहे हैं तो वो सिटी कहलाती है। दूसरा किस बेसिस पे आप कह सकते हो कि ये सिटी है, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। तो ये भी आपका अलग अलग व्यू पॉइंट है। जैसे इंडिया में 1991 का सेंसस कहता है कि 75% लोग अगर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में है तो वो अर्बन एरिया है। मगर इटली में दूसरी तरफ कहा जाता है कि 50% लोग अगर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो वो अर्बन एरिया है। एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे भी आप कह सकते हो कि वो अर्बन एरिया है कि नहीं। जैसे हमारा तो 1991 का सेंसस कहता है कि म्युनिसिपैलिटी हो, भाई कॉर्पोरेशन हो या फिर नोटिफाइड टाउन हो, कैंटोनमेंट बोर्ड हो, तो आप उसको अर्बन एरिया मान सकते हो। मगर आपका जो लैटिन अमेरिका की कुछ कंट्री है जैसे ब्राजील एंड बोलिविया, वो कहती है कि अगर किसी भी प्लेस में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, तो वो अर्बन एरिया कहलाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन। ये फर्क नहीं पड़ता कि वहां की पॉपुलेशन कैसी है, अगर वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या सेंटर है तो वो अर्बन एरिया है। अब हम देखेंगे कि फंक्शन कैसे डिसाइड करती है कि वहां का वो किस तरह का लोकेशन है, किस तरह का वो टाउन है। तो देखो, अगर किसी जगह पे ज्यादा मिनरल मिल रहा है तो वो माइनिंग टाउन कहला जाती है। अगर वहां पे ज्यादा रॉ मटेरियल मिल रहा है तो वो इंडस्ट्रियल टाउन कहला जाती है। और अगर कोई प्लेस आपका अच्छा ब्यूटीफुल हो, सीनरी हो, तो वो टूरिस्ट टाउन कहलाती है। जो अर्लियर होता था, पहले क्या था, वाटर फैसिलिटीज और आपकी फर्टाइल लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, इस तरह की चीजें डिसाइड करती थी कि ये सेटलमेंट कैसा होगा, किस तरह का सेटलमेंट बनेगा। तो आपका कौन डिसाइड करता था सेटलमेंट पुराने समय में? वाटर डिसाइड करती थी, बिल्डिंग मटेरियल डिसाइड करता था, लैंड डिसाइड करता था। मगर आज के डेट में टेक्नोलॉजी डिसाइड करती है कि सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा। आप इंदिरा गांधी का कैनाल देख लो, किस बेसिस पे सेटल किया गया, टेक्नोलॉजी से ले जाया गया वाटर वहां तक, तब जाके सेटलमेंट हुआ। ठीक है, आज लोग टेक्नोलॉजी की बेसिस पे माउंटेन पे सेटल है, टेक्नोलॉजी की बेसिस में अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप जैसे आइलैंड में सेटल है। तो आज की डेट में सिर्फ आपका ये फर्टाइल लैंड, वाटर, बिल्डिंग मटेरियल नहीं डिसाइड करता, आज के बेसिस में टेक्नोलॉजी डिसाइड करती है कि सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा। तो जो सिचुएशन आपका जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या जो लोकेशन आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका टाउन एक्सपैंड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आप जनरली देखोगे कि जो टाउन्स आपकी जो अगर ट्रेड रूट के एरिया में आती है ना, तो वो जल्दी एक्सपैंड हो जाती है। अब हम फंक्शन ऑफ अर्बन सेंटर देखेंगे कि देखो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है अर्बन सेंटर, अर्बन एरिया क्या फंक्शन करती हैं। तो देखो, जो पुराने समय में थी तो अर्बन सेंटर ज़्यादातर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के डिसाइड करती थी, ट्रेडिंग करती थी, इंडस्ट्रीज रखती थी, डिफेंस का काम करती थी, या फिर आपका रिलीजियसली इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ करती थी अर्बन एरिया। मगर आज के डेट में बहुत सारे दूसरे काम भी होते हैं, जैसे रिक्रिएशनल फैसिलिटी। भले ही वहाँ इंडस्ट्री ना हो, मगर अगर वहाँ रिक्रिएशनल फैसिलिटी ज़्यादा है तो भी वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी के कारण टाउन बन सकती है। जैसे पनाजी किस लिए फेमस है? अपनी बीचेस और एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है, वैसे ही आप किसी प्लेस में बहुत अच्छी आपका पार्क हो, गार्डन हो, या फिर स्टूडियोस हो, तो कोई भी रिक्रिएशन फैसिलिटीज अगर उस एरिया में हो तो वो भी आपकी सिटीज कहला जाती है। साथ में उस एरिया में रेसिडेंशियल एरिया होना चाहिए, वो ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होनी चाहिए, माइनिंग होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। और आज तो आईटी वाले प्लेसेस को भी सिटीज माना जाता है, क्योंकि आईटी सेक्टर्स जहाँ पे ज़्यादा हो जाती हैं उसको सिटी माना जाता है। तो पहले ये सब नहीं देखा जाता था, अब ये सब चीज़ें भी सिटीज बनाने के, ये सब चीज़ें भी हो तो सिटीज कहलाती हैं। तो टाउन आपका मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करती है, ऐसा नहीं कि एक ही फंक्शन कर रही है कोई टाउन।
ये डिफेंस टाउन है तो सिर्फ डिफेंस का काम करेगी और कोई काम नहीं करेगी, ऐसा नहीं है, बहुत सारे फंक्शन वो करती है। पर वो जो डोमिनेंट फंक्शन होता है उस टाउन का, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, जो सबसे ज्यादा वो कर रही है, उस नाम से वो टाउन जाना जाता है। जैसे लंदन है पोर्ट सिटी और चंडीगढ़ है एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी। और ये फंक्शन आपका चेंज भी होता रहता है, टाउन अपने फंक्शन चेंज भी कर सकती है कि किसी जमाने में वो सिटी हुआ करती थी, आज के डेट में ये फंक्शन का परफॉर्म करती है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज देखेंगे। तो कुछ होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स किसको कहते हैं? जो एडमिनिस्ट्रेशन करने में हेल्प करती है, जैसे कि दिल्ली है इंडिया में, लंदन, वाशिंगटन डीसी, ये सब आपके नेशनल कैपिटल्स हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स कहलाती है। दिल्ली आपका, न्यू दिल्ली आपका इंडिया का कैपिटल, लंदन आपका इंग्लैंड का कैपिटल, वाशिंगटन डीसी आपका यूएसए का कैपिटल। तो ये सारी कैपिटल सिटीज क्या होती है? जहां से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, इसलिए इसको एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स कहते हैं। मगर ऐसा नहीं कि सिर्फ कैपिटल ही एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है और पूरे कैपिटल से ही पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। कई बार प्रोविंशियल यानी स्टेट लेवल पर या सब नेशनल लेवल पर भी कुछ टाउन्स एंड सिटीज होती हैं। जैसे कि एग्जांपल विक्टोरिया आपका ब्रिटिश कोलंबिया में, न्यूयॉर्क में आपका एलिबेनी और तमिलनाडु में आपका चेन्नई। चेन्नई क्या है? तमिलनाडु का कैपिटल है। वैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की कैपिटल भी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स ही कहलाएंगी क्योंकि वहां से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। अब ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन्स क्या होती है? ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन वो जो ट्रेडिंग एंड कमर्शियल एक्टिविटी में हेल्प करती हैं। जैसे कोई टाउन हो गया एग्रीकल्चर मार्केटिंग टाउन, जैसे विनीपेग एंड दूसरे प्लेसेस आप मान सकते हो कि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का काम करती है वो एग्रीकल्चर मार्केट टाउन। जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी करती हैं उसको आप कह सकते हो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टाउन, वो भी आपका ट्रेडिंग एंड कॉमर्स टाउन के अंदर आता है। जैसे फ्रैंकफर्ट एंड एम्स्टर्डम, ये आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टाउन्स कहलाता है। और उसके बाद कुछ लार्ज आइलैंड सेंटर जैसे मैनचेस्टर एंड सेंट लुइस, कुछ ट्रांसपोर्ट सेंटर जिस ट्रांसपोर्ट नोड्स हो जहाँ पे बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, जैसे आपका लाहौर, बांग्लादेश, आगरा। तो इस तरह के फंक्शन परफॉर्म करने वाले टाउन्स भी टाउन्स कहलाते हैं और जो ट्रेड एंड कॉमर्स टाउन्स के कैटेगरी में आते हैं। या तो वहां पे आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी अच्छी हो, या कोई आइलैंड सेंटर हो, या कोई ट्रांसपोर्ट नोड हो उस जगह पे, मतलब बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट सेंटर माना जाता है वो प्लेस, या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग टाउन हो। तो इस तरह की टाउन्स भी जो ट्रेड एंड कॉमर्स में हेल्प करती है वो आपकी ट्रेड एंड कॉमर्स टाउन्स के कैटेगरी में आती है। थर्ड आपका होता है कल्चरल टाउन। तो ये वो टाउन होता है जो कि प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज होता है, मतलब रिलीजियसली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी रिलीजियस का सेंटर होता है। जैसे आपका जेरूसलेम और मक्का मुस्लिम्स के लिए, और जगन्नाथपुरी, बनारसी, ये सब मथुरा, ये सब आपका हिंदूज के लिए। तो ये सब क्या है? ये रिलीजियसली इंपॉर्टेंट टाउन्स है। तो ये भी आपका कल्चरल टाउन के कैटेगरी में आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एडिशनल फंक्शन टाउन्स परफॉर्म करती है, जैसे कि रिक्रिएशनल एक्टिविटी देती है। तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा? आपको मियामी और पनाजी आपका इंडिया का। तो देखो इसमें हर एक में एक इंडिया का भी एग्जाम्पल दिया है। पनाजी क्या है? आपका रिक्रिएशनल टाउन ऑफ इंडिया है, तो जहाँ पे रिक्रिएशन के लिए मतलब इंजॉयमेंट के लिए लोग जाना पसंद करते हैं। इंडस्ट्रियल टाउन भी होती है जैसे सेंट पीटर्सबर्ग और जमशेदपुर इंडिया का, ठीक है। और कुछ माइनिंग एंड क्वारिंग टाउन्स भी होती हैं जैसे कि ब्रोकन हिल, और इंडिया से अगर एग्जांपल लो तो धनबाद। और ट्रांसपोर्ट टाउन्स भी होती है जैसे कि आपका सिंगापुर, और इंडिया से एग्जांपल लो तो मुगल सराय, ठीक है। तो इस तरह की भी जो फंक्शंस देती हैं वो भी आपकी टाउन के कैटेगरी में आती हैं। तो जो अर्बनाइजेशन है ना उसका बढ़ता जा रहा है, वो डे बाय डे अर्बनाइजेशन, अर्बन एरिया बढ़ता जा रहा है, उसका पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है और बहुत सारे लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आते जा रहे हैं। जब 19th सेंचुरी था तब आप देख रहे थे कि जो डेवलप कंट्रीज है ना उसमें अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, ज्यादातर लोग अर्बन एरिया में आते जा रहे हैं। और जब 20th सेंचुरी आया तो डेवलपिंग कंट्रीज में आप देखोगे कि अर्बनाइजेशन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपका 19th सेंचुरी में डेवलप कंट्री में और 20th सेंचुरी में डेवलपिंग कंट्रीज में आया था। इसीलिए अर्बनाइजेशन आपको 19th सेंचुरी में डेवलप कंट्री में ज्यादा दिखेगा और 20th सेंचुरी में डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा दिखेगा। जब इंडिया में आप देखो कि 1990s के समय 20 से 30 मिलियन लोग माइग्रेट हो गए थे रूरल एरिया से अर्बन एरिया के लिए, ताकि उनको अच्छी फैसिलिटी, जॉब्स, ये सब मिल सके। तो ये हाईएस्ट नंबर ऑफ माइग्रेशन देखा गया था इंडिया में। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स देखेंगे। तो आप जैसे सिटीज, आपने क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स भी वैसे ही हो सकता है जैसे आपने रूरल का क्लासिफिकेशन देखा था, वो किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप में हो सकता है, लीनियर, स्क्वायर, स्टार या क्रिसेंट शेप में हो सकता है।
तो डेवलप कंट्रीज के जो टाउन्स एंड सिटीज है ना वो मोस्टली आपके प्लांट होते हैं, मगर जो डेवलपिंग कंट्रीज के सिटीज एंड टाउन्स होते हैं ना वो मोस्टली प्लांट करके नहीं बनाए गए, वो हिस्टोरिकली डेवलप हुए हैं तो उतना प्लांट नहीं मिलता है। तो जैसे कि आपका कुछ टाउन है जैसे कैनबेरा और चंडीगढ़, ये तो प्लांट आते हैं, मगर कुछ इंडिया के टाउन्स एंड सिटीज आपको अनप्लान्ड वे में भी डेवलप होते हुए दिखेंगे। अब हम कुछ सिटीज एंड टाउन्स डिस्कस कर ले। पहले हम पढ़ेंगे एडिस अबाबा का, जो कि जिसका मीनिंग है न्यू फ्लावर। एडिस का मतलब न्यू एंड अबाबा का मतलब फ्लावर, तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यू फ्लावर। तो ये इथोपियन का कैपिटल है जिसको स्टैब्लिश किया गया 1878 में। इसकी टोपोग्राफी हिल वैली का है, मतलब हिल में वैली एरिया में इसकी ये सेटल्ड है। और यहाँ की जो रोड है ना वो रेडिएट होती है, निकलती है गवर्नमेंट हेडक्वार्टर पियाजा, पियाजा मतलब गैदरिंग प्लेस, तो गवर्नमेंट हेडक्वार्टर पियाजा से निकल करके वो अराट एंड अमिस्ट किलो, ये प्लेसेस का नाम है, अराट एंड अमिस्ट किलो से होती हुई राउंड अबाउट हो जाती है, यानी कि सर्कुलर इंटरसेक्शन ऑफ रोड बना देती है, सर्कुलर रोड का ट्रांजेक्शन बना देती है। तो ये किस तरह की आपका सेटलमेंट है, ये हिली एरिया में सेटलमेंट है, हिल के वैली एरिया का सेटलमेंट है, जहां पे रोड आप की गवर्नमेंट हेडक्वार्टर पियाजा से निकल करके डिफरेंट प्लेसेस को होते हुए राउंड अबाउट यानी कि सर्कुलर इंटरसेक्शन ऑफ रोड बनाती है। यहाँ का जो मेरिकोट है वो एरिया है वो मार्केट के लिए बहुत फेमस है, ये दिन बर दिन ग्रो हो रहा है और ये यहाँ का बहुत बड़ा मार्केट है जो कि कायरो और जोहान्सबर्ग का सबसे फेमस और बड़ा मार्केट माना जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे यूनिवर्सिटी मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएंगे, कई मेडिकल कॉलेज, कई स्कूल्स, कई एजुकेशन सेंटर देखने को मिल जाएंगे। तो इसको आप कह सकते हो कि ये प्लेस एक्चुअली एजुकेशनल सेंटर बन गया है। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे टर्मिनल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हुए आपको ये सिटी दिखेगी और ये इथोपिया का नोडल पॉइंट माना जाता है। तो ये था आपका एडिस अबाबा सिटी के बारे में। अब हम देखेंगे एक और सिटी जो है कि कैनबेरा, जिसको 1912 में ऑस्ट्रेलिया में सेटल किया गया। ऑस्ट्रेलिया का ये कैपिटल सिटी है और जिसको अमेरिका के लैंडस्केप आर्किटेक्ट वाल्टर ने बनाया था। वाल्टर बुर्ले ग्रिफिन ने आर्किटेक्ट करके बनाया था। उन्होंने एक गार्डन सिटी का इमेजिनेशन किया था जिसमें गार्डन ही गार्डन हो और ये 25,000 लोगों को अकोमोडेट कर सके, और इन्होंने नेचर फीचर एंड लैंडस्केप का ध्यान रखते हुए बनाया। इसमें 5 मेन सेंटर है इस सिटी में जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और अभी रिसेंटली इसको एक्सपैंड किया गया, इसको बढ़ाया गया ताकि बहुत सारे सेपरेट सैटेलाइट टाउन्स को भी उसमें इंक्लूड कर सके जिसके खुद के अपने अपने सेंटर्स हैं। इसमें बहुत वाइड स्पेस, खुले जगह आपको बहुत मिलेंगे देखने के लिए, पार्क्स मिलेंगे, गार्डन्स मिलेंगे। तो ये आपका थोड़ा सा हेल्दी और इन्वायरमेंटल लवली सिटी माना जाता है। तो एक तो सिटी आपने देखा बिल्कुल कंजस्टेड, और एक आपने देखा कि बिल्कुल मतलब कि नेचर को अकोमोडेट करता हुआ सिटी का आपने एग्जाम्पल देखा। टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट हम देखेंगे कि किस तरह से अर्बन सेटलमेंट, डिफरेंट तरह के अर्बन सेटलमेंट होते हैं। तो अर्बन सेटलमेंट में एक होता है आपका टाउन और एक होता है आपका सिटी, और भी बहुत सारे होते हैं, हम डिस्कस करेंगे। पहले टाउन एंड सिटी देख ले। तो टाउन क्या होता है, देखो पॉपुलेशन और फंक्शन दोनों को देख करके टाउन एंड सिटी डिसाइड किया जाता है, और फंक्शन बेसिकली टाउन एंड सिटी का ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। आप बिल्कुल डिमार्केट करके नहीं बोल सकते कि हाँ ये तो टाउन में होता है और ये सिटीज में होता है। टाउन में भी आपका मैन्युफैक्चरिंग, रिटेलिंग, होलसेलिंग, ट्रेडिंग एंड प्रोफेशनल सर्विस देखने को मिलेंगे, मगर ये कंपेरेटिवली स्मॉल एरिया होता है, सिटी से स्मॉल एरिया होता है टाउन, और उतना ज़्यादा अर्बनाइज नहीं होता, वो थोड़ा सा सब अर्बन होता है। ठीक है, तो टाउन आपका थोड़ा सा सब अर्बन एरिया है और थोड़ा सा आपका स्मॉल एरिया है कंपेयर टू सिटी। दूसरी तरफ से सिटी होती है वो आपकी लीडिंग टाउन होती है, एक बड़ी टाउन होती है, बड़ा सिटी होता है, मतलब कि एरिया वाइज भी बड़ा होता है एंड वो काफी अर्बनाइज होता है। और लेविस मफर्ड के वर्ड्स में कहा जाए तो ये आपका बिल्कुल आपका कॉम्प्लेक्स टाइप्स होता है, जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म करते हो, जिसमें पॉपुलेशन दिन बर दिन इंक्रीज हो रहा है और उनके नीड्स इंक्रीज हो रहे हैं और उन इंक्रीजिंग नीड्स को आप सेटिस्फाइड कर रहे हो। तो ये आपका टाउन एंड सिटी था। और सिटी आपका एक्चुअली आप
आपका सिटी भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे इकोनॉमिक फंक्शन, ट्रांसपोर्ट फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। और यही सिटी जब 1 मिलियन का पॉपुलेशन अचीव कर लेती है ना, तो उसको मिलियन सिटी कहते हैं। ठीक है, तो टाउन एंड सिटी आपने देखा, इसको आप फिगर में देखो, तो फिगर में आप देखोगे तो आपका बीचों बीच आपका क्या है, अर्बन एरिया है, सिटी है। ठीक है, उसके जो आसपास का जो एरिया होता है ना, जो उतना ज्यादा अर्बनाइज नहीं होता, उस सब अर्बन एरिया होता है, वो आपका होता है टाउन। और सब एरिया, अर्बन एरिया, टाउन के जो आजू बाजू में एरिया होता है ना, वो होता है आपका रूरल एरिया। तो इस तरह से होता है आपका टाउन, सिटी एंड रूरल एरिया। अब एक और आता है आपका टाउन के क्लासिफिकेशन में, एक आपका अर्बन एरिया का क्लासिफिकेशन होता है कैन्यूबरेशन। तो कैन्यूबरेशन क्या होता है, ये वर्ड एक्चुअली पैट्रिक गेडिस ने 1915 में दिया, और इन्होंने इसको क्या कहा, इन्होंने कहा कि एक लार्ज एरिया ऑफ अर्बन एरिया, लार्ज अर्बन एरिया, जब आप ये टाउन एंड सिटी जो मैंने आपको दिखाई, दोनों जब मर्ज हो जाते हैं, डेवलप होकर के एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो वो बन जाता है कैन्यूबरेशन। और ये आपका एग्जाम्पल हो सकता है ग्रेटर लंदन या मैनचेस्टर, चिकागो या टोक्यो। अब मेगापोलिस क्या होता है, मेगापोलिस वो जगह होता है, जैसे ये ग्रीक वर्ड है जिसको इसको ग्रेटर सिटी भी कहा जाता है। इसको जेन गोटामैन ने 1957 में कॉइन किया, इन्होंने इसके बारे में बताया। और ये क्या होता है, ये आपका सुपर मेट्रोपॉलिटन रीजन कहलाता है, जो कि मर्ज बहुत सारे जब कैनोबरेशन एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो वो कहलाता है आपका मेगापोलिस। ठीक है, तो बहुत सारे कैनोबरेशन मिल करके मेगापोलिस बनाते हैं। इसका एग्जांपल हो सकता है बॉस्टन इन नॉर्थ एंड वाशिंगटन इन साउथ ऑफ यूएसए। इसके अलावा मिलियन सिटी क्या होती है, मिलियन सिटी, जब मैं सिटी बोल रही थी, सिटी डिस्कस कर रही थी, तो मैंने कहा था जब सिटी में 1 मिलियन पॉपुलेशन आ जाता है तो उसको कहा जाता है मिलियन सिटी। ठीक है, तो ये होता है मिलियन सिटी जब पॉपुलेशन 1 मिलियन पहुंच जाती है, जो कि पहले किसने रीच किया था, लंदन में सबसे पहले 1 मिलियन पॉपुलेशन हुआ था 1800 में, फिर न्यूयॉर्क में हुआ 1815 में, और पेरिस में हुआ 1815 में, और न्यूयॉर्क में हुआ आपका 1860 में। तो जो नंबर ऑफ मिलियन सिटी है ना, वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है, वो 3 फोल्ड बढ़ रहा है, आपके हर 3 डेकेड्स में 3 फोल्ड बढ़ते जा रहा है। और आपका 2005 तक 438 मिलियन सिटीज आ गई, और आपके एशिया में ही 206 में सच सिटीज मिल जाएंगे, सच मिलियन सिटीज मिल जाएंगे, और नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका में 79 मिलियन सिटीज आपको 2000 तक देखने को मिल जाएंगे। अब आपका मेगा सिटीज या मेगालोपोलिस क्या होता है, ये सिटी विद द सब अर्बन एरिया एंड पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 मिलियन। तो मिलियन सिटी तो 1 मिलियन, मेगालोपोलिस क्या हो गया, 10 मिलियन से भी ज्यादा पॉपुलेशन हो जाए तो वो बन जाएगा आपका मेगा सिटी या मेगालोपोलिस। तो ये आपका न्यूयॉर्क में 1950 में जो पॉपुलेशन हो गया था वो था 12.5 मिलियन, और ये आपका फर्स्ट मेगा सिटी या मेगालोपोलिस बन गया था। टुडे हमारे जो वर्ल्ड है उसमें 25 सच सिटीज हैं जो कहलाती हैं मेगालोपोलिस, जहाँ पे 10 मिलियन से भी ज़्यादा का पॉपुलेशन है। बुक में आपका 10.3 में ये टेबल में लिस्ट दिया गया है कौन कौन सी आती है सिटीज, तो आप डेफिनेटली बुक्स के टेबल्स को एक बार ध्यान से देख लो। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज के जो सेटलमेंट्स हो रहे हैं उनके क्या प्रॉब्लम है, एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, दूसरा कंजेस्टेड हाउसिंग एंड स्ट्रीट है, मतलब कुछ प्लांट करके बनाया नहीं गया, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, बिल्कुल कंजेस्टेड, एक दूसरे के आसपास बनी हुई है, स्ट्रीट भी इतनी कंजेस्टेड हो जाती है कि उसमें से गाड़ियां निकालना मुश्किल हो जाता है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी कम है, और पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा है। तो ये प्रॉब्लम था डेवलपिंग एरिया का। अब प्रॉब्लम ऑफ अर्बन सेटलमेंट देख ले। अर्बन सेटलमेंट जो होता है, जो अर्बन एरिया का जो सेटलमेंट है, वहां का क्या प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे पीपुल जो होते हैं ना, एक ही जगह पे फ्लॉक बना करके, ग्रुप बना करके रहने लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग घुस जाते हैं जॉब और एम्यूनिटीज पाने के लिए, जॉब और फैसिलिटीज पाने के लिए। और ये जो भी है ना, ये भी आपका अनप्लान कंस्ट्रक्टेड है। ऐसा नहीं है कि डेवलपिंग कंट्रीज की ज्यादातर जो सिटीज आप देखोगे अनप्लान्ड है, तो कुछ भी ऐसा पैटर्न फॉलो करके सही तरीके से नहीं बनाया गया है। कंजेशन प्रॉब्लम तो है ही, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, बहुत ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर नहीं है, कहीं पे ज्यादा लोग, कहीं पे कम लोग, तो इस तरह से आप देख सकते हो अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अर्बन एरिया में। और हाउसिंग की फैसिलिटी कम है, जल्दी घर भी नहीं मिलता, दूसरे फैसिलिटीज भी आपको बहुत कम मिलेंगे।
और स्लम्स जो एरिया है, स्लम एरिया जहाँ मतलब कि बेचारे जो गांव के लोग शहर पहुंच जाते हैं जॉब के चक्कर में, वो झुग्गी झोपड़ी शहर में बना बना के रह रहे हैं और स्लम्स एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं। अब आपको केवल दिल्ली में ही ऐसे हर 4 में से 1 आदमी आपको देखने को मिल जाएगा जो इलीगल सेटलमेंट में रह रहा है। तो इलीगल सेटलमेंट भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अर्बन एरिया का, ठीक है। हर 4 में से 1 आदमी दिल्ली का इलीगल सेटलमेंट में रह रहा है। इलीगल सेटलमेंट आपको ये स्क्वाटर सेटलमेंट एशिया में बहुत ही कॉमन है। इलीगल सेटलमेंट में जो लॉ की तरफ से आपका जस्टिफाइड नहीं है, तो उस तरह का सेटलमेंट आपको मिल जाएगा वहां पे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या आती है, देखो एम्प्लॉयमेंट की कमी है, तो इसलिए क्या होता है, ये जो सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर होते हैं ना, वो अर्बन एरिया में भाग जाते हैं गांव से और भीड़ मचा देते हैं वहां पे, बहुत ज़्यादा भीड़ मच जाती है फिर अर्बन एरिया में। और सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये है कि देखो रिसोर्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ये सब आपको ये पुअर लोगों को और अनएम्प्लॉयड लोगों को इतनी अच्छे से मिल नहीं पा रही है। और ये नहीं मिलने से क्या हो रहा है, क्राइम बढ़ रहा है। तो शहरों में क्राइम इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पॉवर्टी इतनी है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है कि लोग अपना क्राइम रेट आपका वहाँ पे बढ़ता जा रहा है। और ये जो मेल पॉपुलेशन है ना, गाँव से ज़्यादातर जेंट्स ही, लेडीज कम आती हैं, जेंट्स ज़्यादा आ जाते हैं गाँव शहर में नौकरी करने के लिए। तो सेक्स रेशियो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। गांव का सेक्स रेशियो में लड़कियां ज़्यादा हो जाती हैं और शहर के सेक्स रेशियो में जेंट्स का पॉपुलेशन बढ़ जाता है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी बहुत आती है। आपका पॉपुलेशन का जब माइग्रेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है ना, शहरों में बहुत ज़्यादा जब आपके लोग आ जाते हैं, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ साथ आप इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी फेस करते हो। जैसे कि जो वाटर एंड वेस्ट जो डिस्पोज किया जाता है वाटर बॉडीज में, सीवेज डिस्पोज किया जाता है वाटर बॉडीज में, इससे वाटर प्रॉब्लम आएगा, वाटर पोल्यूट होगा और हेल्थ इशू करता है। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल फ्यूल यूज किया जाता है आज के डोमेस्टिक एरिया में या फिर आपके इंडस्ट्रियल एरिया में, तो उससे भी पोल्यूशन होता है। और पाइल्स ऑफ पोल्यूशन का भी प्रॉब्लम बहुत है। जैसे कि आपका दिल्ली का गाजीपुर में ही देख लो, गार्बेज का जो ये कचड़ों का इतना बड़ा पहाड़ बन रखा है। कभी कभी इंडस्ट्रीज भी क्या होती है ना, अपना जो वेस्ट होता है उसको निकालती जाती हैं और एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक डालती जाती हैं और वो पहाड़ बन जाता है, गार्बेज का पहाड़ बन जाता है। और इतना ज़्यादा बढ़ गया है गाजीपुर में एक पाइल्स का, गार्बेज पाइल्स का, कि उसकी हाइट एकदम 65 फीट तक पहुंच गई है। तो आप जान सकते हो 65 फीट यानी कि वो अरावली हिल से भी ऊंची पहाड़ बन गई है वो गार्बेज का पहाड़, ठीक है। और खुद कुतुब मीनार की हाइट आपकी 73 फीट है, तो अब कुछ सालों में तो वो कुतुब मीनार से भी ऊंचा बन जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका वेस्ट का पाइल होते जाना और इसके कारण भी पॉल्यूशन हो रहा है। गवर्नमेंट तो सिर्फ 20 फीट तक ये पाइल्स बनाने का परमिशन देती है, मगर ये इतना ऊंचा बन गया इलीगल तरीके से और पॉल्यूशन क्रिएट करता है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं जो हो रही हैं सिटीज़ में, ये जो सिटीज़ है ना, इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, इतनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस वहाँ निकल रहा है कि वो एक छोटा सा हीट आइलैंड बन गया है। हीट आइलैंड बन गया है। आप जब सिटी का टेम्परेचर नोट करोगे और उसके आसपास के सब अर्बन एरिया का टेम्परेचर नोट करोगे, आप देखोगे कि सिटी का टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ पे आपकी ग्रीन हाउस गैसेस निकल करके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे रही है कि वहाँ का आपको टेम्परेचर बढ़ गया है। तो वो एक तरह से हीट आइलैंड बन गई है वहाँ का एरिया। अब हम देखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट जो WHO ने दिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, और वो कॉन्सेप्ट है हेल्थ सिटी का कॉन्सेप्ट। तो हम देखेंगे क्या है हेल्थ सिटी का कॉन्सेप्ट। तो WHO हेल्थ सिटी किसको कहती है, हेल्दी सिटी किसको कहती है? हेल्दी सिटी वो उस सिटी को कहती है जहाँ पे क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट हो। वो मतलब कि वहाँ का एनवायरनमेंट क्लीन हो, साफ हो और सेफ हो लोगों के रहने के लिए। दूसरा, वहाँ पे बेसिक नीड फुलफिल होता हो, जो लोग रहते हैं वहाँ पे, इनहैबिटेंट जो हैं वहाँ के, उनका बेसिक नीड फुलफिल होता हो। वहाँ के लोग आपकी लोकल गवर्नमेंट के वर्क में पार्टिसिपेट करते हो और वहाँ पे हेल्थ सर्विस इजीली मिल जाता हो, तो वो आपका कहलाएगा हेल्दी सिटी। अब एक सजेशन UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम ने भी दी है कि किस तरह की प्रायोरिटीज होनी चाहिए अर्बन के स्ट्रैटेजी में, किस तरह की प्रायोरिटीज को ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले जी इन सिटीज को ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पे शेल्टर्स इंक्रीज करें।
अर्बन एरिया में इतने शेल्टर्स बनाए जिसमें पुअर लोग रह सके, यानी पुअर लोगों के लिए शेल्टर बनाना चाहिए उन्हें। बेसिक नीड आपकी जो होती है अर्बन एरिया में, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, ये भी लोगों को प्रोवाइड होनी चाहिए। दूसरा, वुमेन्स का एक्सेस हो हर तरह की सर्विस एंड फैसिलिटीज में। ऐसा नहीं कि सिर्फ जेंट्स को ही मिल रहा हो, औरतों को भी मिलनी चाहिए। और जो अपग्रूमिंग एनर्जीज होती है, जो अपग्रेडिंग एनर्जीज जो होती है, सॉरी, अपग्रेडिंग जो एनर्जीज होती है, यानी कि आप सिर्फ आप रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ जाए, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाए, ना कि आप सिर्फ कोल एंड पेट्रोलियम ही यूज करते रहें। आप रिन्यूएबल जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा यूज करें, और आप वो एनर्जी यूज करें जिससे कि थोड़ा सा इन्वायरमेंट क्लीन रहे, जैसे सीएनजी यूज करें इंस्टेड ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। तो इस तरह से जब अल्टरनेटिव एंड रिन्यूएबल एनर्जी यूज करोगे और इन्वायरमेंट को डेवलप करोगे, तो वो आपको बेहतर सिटीज बना सकता है। यानी कि आपको प्रायोरिटीज में रखनी चाहिए ये सारी बातों को अपनी सिटीज को डेवलप करने के लिए। साथ में पॉल्यूशन को डिक्रीज करने के लिए भी वर्क करना चाहिए। तो ये आपका यूएनडीपी की प्रायोरिटीज हैं जिसको सिटीज को फॉलो करनी चाहिए एक अपनी सिटीज को बेहतर बनाने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस इज द फॉर दिस चैप्टर। इसमें इसे यही कहा गया है कि देखो, रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। अगर रूरल एरिया आपकी में कुछ फैसिलिटीज कम हो जाएगी या डेवलपमेंट कम हो जाएगा, तो वो अर्बन एरिया को अफेक्ट करेगी, क्योंकि रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में जाएंगे और फिर अर्बन एरिया में कंजेशन करेंगे, और अर्बन एरिया में वेरियस सोशो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होगा। तो बोथ एरिया को मिलकर काम करना है और बोथ एरिया को डेवलप करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड. If you like it, do subscribe my channel MP Social View, and thanks for watching and happy learning.